जब हम महान वैज्ञानिकों के बारे में सोचते हैं तो फौरन न्यूटन या आइंस्टीन जैसे नाम दिमाग में आते हैं ना। लेकिन इतिहास तो ऐसे जीनियस से भरा पड़ा है जिनके काम ने हमारी दुनिया की नींव रखी, पर वो कहीं गुमनामी में ही रह गए। तो आज हम ऐसे ही एक असाधारण भारतीय विद्वान की कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, जरा स्क्रीन पर इस समीकरण को गौर से देखिए। ये कोई आम सवाल नहीं है, इसे पेल का समीकरण कहते हैं और इसने 17वीं सदी में यूरोप के बड़े बड़े गणितज्ञों के पसीने छुड़ा दिए थे। सालों तक वो इसका हल ही नहीं खोज पाए। पर सोचिए, अगर ये पता चले कि इसका हल उनसे सदियों पहले, बहुत बहुत पहले ही खोज लिया गया था। जी हाँ, इसका जवाब है भास्कराचार्य, जिन्हें हम भास्कराचार्य के नाम से भी जानते हैं। 12वीं सदी के ये भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और इंजीनियर इस पहेली को तब सुलझा चुके थे जब यूरोप में इस पर ठीक से काम शुरू भी नहीं हुआ था। तो चलिए इस अद्भुत दिमाग की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। भास्कर द्वितीय सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक उपाधि थी। उन्हें सम्मान से भास्कराचार्य कहा जाता था, जिसका मतलब है भास्कर द टीचर, यानी गुरु भास्कर। इससे पता चलता है कि वो अपने समय के कितने बड़े ज्ञानी माने जाते थे। 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक केंद्र उज्जैन की खगोलीय वेधशाला के हेड थे। ये वही जगह थी जहां ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर जैसे महान विचारकों ने काम किया था। तो भास्कर ने इसी महान विरासत को और भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके सम्मान का अंदाजा इस मध्यकालीन शिलालेख से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस दौर का समाज उन्हें ज्ञान और कला दोनों के शिखर पर देखता था, ठीक वैसे ही जैसे मोर के सिर पर उसकी कलगी होती है। तो चलिए अब सीधे उनके काम पर आते हैं। भास्कर आय ने संख्याओं को लेकर हमारी समझ में एक क्रांति ला दी, खासकर शून्य और अनंत, इन जैसे पेचीदा कॉन्सेप्ट्स पर अपने काम से। अब देखिए, यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि भास्कर ने अपने से पहले के ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के नियम दिए थे। भास्कर ने मानो वो मशाल ली और उसे लेकर आगे दौड़ पड़े। उन्होंने बताया कि हर पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जहां ब्रह्मगुप्त शून्य से भाग देने पर एक तरह से रुक गए थे, भास्कर ने वहां से एक बिल्कुल नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अनंत या काहर को गणित की भाषा में डिफाइन करने की कोशिश की। उनका कहना था कि जब किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है तो नतीजा अनंत होता है। हाँ, आज का गणित इसे थोड़ा अलग तरीके से जरूर देखता है, पर सोचिए 12वीं सदी के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी विचार था जो गणित को फिलॉसफी से जोड़ता था। अब आते हैं बीजगणित यानी अलजेब्रा पर, जहां भास्कर का काम सचमुच हैरान कर देने वाला है। उन्होंने ऐसी गुत्थियां सुलझाईं जिन्हें सदियों बाद भी हल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। याद है वो समीकरण जो हमने शुरू में देखा था, 661x² + 1 = y²। भास्कर ने अपनी अनोखी चक्रवाल विधि से इसका हल निकाला। और जानते हैं x का सबसे छोटा इंटीजर मान क्या था? ये चौंका देने वाली संख्या 22,61,50,980। ये उनकी प्रतिभा का एक जबरदस्त सबूत है। पर भास्कर का काम सिर्फ सूखे समीकरणों तक ही नहीं था, वो एक कमाल के शिक्षक भी थे। ये सवाल उनकी मशहूर किताब लीलावती से है। उन्होंने गणित को कविता और कहानियों में ढाल दिया ताकि वो दिलचस्प और आसान लगे। असल में ये बीजगणित का ही एक सवाल है, बस इसे एक खूबसूरत कहानी का रूप दे दिया गया है। और अब एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। भास्कर के काम में हमें कैलकुलस के बीज मिलते हैं, उस कैलकुलस के जिसे औपचारिक रूप से बनाने का क्रेडिट यूरोप के न्यूटन और लाइबनिट्ज को सदियों बाद मिला। उन्होंने तात्क्षणिक गति के कॉन्सेप्ट पर काम किया, मतलब किसी खास पल में, 1 सेकेंड के भी छोटे से हिस्से में किसी ग्रह की रफ्तार क्या है, ये समझना कि चीजें हर पल कैसे बदल रही हैं। असल में यही तो कैलकुलस का मूल सिद्धांत है। ये जो सूत्र उन्होंने विकसित किया वो असल में डिफरेंशियल कैलकुलस के एक सबसे जरूरी आइडिया का शुरुआती रूप है। इसे साइन फंक्शन का डेरिवेटिव माना जा सकता है। ये वाकई अपने समय से सदियों आगे की सोच थी जो उनके काम की गहराई को दिखाती है। भास्कर सिर्फ गणितज्ञ नहीं थे, वो एक विश्वस्तरीय खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने अपने गणितीय ज्ञान का इस्तेमाल ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए किया। न्यूटन से लगभग 500 साल पहले भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में लिखा।
उन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षणम कहा, यानी पृथ्वी का वो खिंचाव जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। भले ही उनके पास न्यूटन जैसा पूरा गणितीय फॉर्मूला नहीं था, पर इस बल की जो बुनियादी समझ थी वो बिल्कुल साफ थी। और ये तो बस कमाल ही है। जरा देखिए कि उनकी कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा सटीक थीं। ये टेबल ग्रहों के सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय की तुलना आज के आधुनिक मानों से करती है। ये सटीकता हैरान कर देने वाली है, कुछ मामलों में तो 100%। और एक बात याद रखिए, ये सब कुछ बिना किसी टेलीस्कोप के किया गया था। तो भास्कर 2 का ये अनमोल ज्ञान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इसने दुनिया भर में सफर किया और आने वाली कई सदियों तक गणित और विज्ञान के विकास पर अपना असर डाला। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि उनके विचार कैसे पूरी दुनिया में फैले। उनकी किताबों का पहले अरबी में अनुवाद हुआ, जिसने इस्लामिक स्वर्ण युग को और समृद्ध किया। फिर इन्हीं अनुवादों के जरिए ये ज्ञान यूरोप पहुंचा। ये ज्ञान के वैश्विक आदान प्रदान का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। आज भी भास्कर की विरासत जिंदा है और खूब चमक रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक सैटेलाइट का नाम उनके सम्मान में रखा। उनके नाम पर शिक्षण संस्थान है और दुनिया भर के गणितज्ञ आज भी उनके काम की सादगी और गहराई का अध्ययन करते हैं। वो सच में एक ऐसे नायक हैं जिनका काम समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। भास्कर द्वितीय की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास उन गुमनाम नायकों से भरा पड़ा है जिनके योगदान ने हमारे आज को बनाया है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ऐसे और कौन से छिपे हुए जीनियस हैं जिनकी कहानियों को जानना अभी बाकी है।